बाहर तेज बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर दोनों साथ में मिलकर आज एक साथ चाय पकौड़े बना रही होती है। अरे माधुरी, मेरे हाथ के बने भरवा मिर्ची के पकौड़े खाकर देखना, बहुत बढ़िया बनाती हूँ। और तुम मेरे हाथ की भजिया खाकर देखना, इन्हें तो बहुत पसंद है। अरे और कितना वक्त लगेगा पकौड़े बनाने में, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। बस 5 मिनट बैठिए, अभी लेकर आते हैं हम गर्मा गर्म चाय पकौड़े। दोनों सौतन के बीच में इतना प्यार भावना किसी को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे छुपा रही है, वरना जितना मैं माँ को जानती हूँ, माँ जी ऐसी तो नहीं है कि वो पैसों के लिए पापा जी की दूसरी शादी करा दे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, कुछ वक्त से घर में पैसों को लेकर कितनी दिक्कत हो रही थी। माँ पापा की हर रोज लड़ाई होती थी, तो क्या पता यही कारण हो। इसी तरह कुछ दिन और गुजरते हैं और आज सावन का दूसरा सोमवार होता है। माधुरी की तबीयत सुबह से थोड़ी खराब सी होती है, इसके चलते वो आज पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती है। माँ जी क्या हुआ है आपको? कुछ दिनों से लगातार आपकी तबीयत खराब चल रही है, रोज दवाई खा रही है, फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा। मेरी मानिए तो आप एक बार डॉक्टर के पास चलिए, इस बार मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आपका शरीर भी हल्का हल्का पीला सा पड़ रहा है। जब शरीर में खून की कमी होती है ना, तो ऐसा होता है। अब बड़ा शरीर है, दवाई का असर होने में वक्त लगेगा ही, और आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं कह रही थी कि आप अनीता को मेला घुमाने ले जाइए। माधुरी, तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम कह रही हो कि हम मेला घूमने जाएं। अरे जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे। मेरी तो तबीयत खराब है, तो इसीलिए आप अनीता को ही ले जाइए। जब तबीयत ठीक होगी तो मैं चल दूंगी। वैसे भी अभी तो 2 सोमवार बाकी हैं सावन के। जिद करने पर आज वो अनीता को मेला घुमाने के लिए ले जाता है, जिसे देख भावना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं इसी तरह दिन गुजरते हैं और दोनों साथ में बिल्कुल बहनों की तरह रहती हैं। घर के काम करना, खाना बनाना, एक साथ घूमना फिरना। तो वहीं इन्हीं दिनों अब भावना का भी 9वां महीना लग चुका था और आज भावना को प्रसव का दर्द भी शुरू हो जाता है। इसे देखकर सभी उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ भावना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भाभी ये तो बिल्कुल आप पर गई है, देखो ना, इसकी नाक कितनी छोटी है और इसकी उंगलियां। ये लो अनीता, ये तुम्हारी भी पोती है, उठाओ इसे गोद में। माँ जी रुक जाइए, आप मेरी सास हैं, इसलिए आपको इसे उठाने दिया, लेकिन मैं इन्हें कुछ नहीं मानती। ये मेरी बेटी को छू भी नहीं सकती। इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, घर बनाया, शीतल का रिश्ता इतने अच्छे घर में लगवाया, और ये जो तेरी प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है ना, इन सब का खर्चा भी अनीता ही दे रही है। पता नहीं इतना सब करने के बावजूद भी तू इसका एहसान क्यों नहीं मानती। माधुरी की बात सुनकर भावना चुप हो जाती है और अब अनीता बिल्कुल अपनी सगी पोती की तरह ही उस बच्चे को गोद में उठाकर प्यार करती है। इन्हीं दिनों माधुरी की तबीयत थोड़ी और खराब हो जाती है और उसकी आंखें भी हल्की हल्की पीली पड़ने लगती हैं, जिसे देखकर भावना, माँ जी आपकी तबीयत मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रही है, आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं चलती? चलिए आज ही हम लोग शहर चलते हैं। तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? कोई बात नहीं, खुद चलकर डॉक्टर से पूछ लेना, लेकिन परसों सावन का आखिरी सोमवार है, उसके बाद ही जाऊंगी मैं। माधुरी की जिद देखकर भावना परेशान हो जाती है। तो वहीं आज माधुरी अपनी सौतन के साथ सावन के आखिरी सोमवार के लिए शॉपिंग करने के लिए आती है। देख रही हो नीता, ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बरसों से ख्वाहिश थी कि मैं कुछ इस तरह की साड़ी पहनूं, तो इस बार तुम ये वाली साड़ी पहनना, मैं ये वाली पहन लूंगी। इसी तरह ये 2-3 दिन भी गुजरते हैं और आज आखिरकार सावन का आखिरी सोमवार आ ही जाता है। दोनों सौतने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाती हैं और अच्छे से तैयार हो जाती हैं। लेकिन इससे पहले वो लोग मंदिर जाते हैं कि तभी जिस घर में शीतल का रिश्ता लगा था वो एकदम से उनके घर आ जाते हैं, जिसे देखकर, अरे निर्मला जी, आप यहाँ ऐसे अचानक? अगर बता देती तो हम कुछ तैयारी करके रखते। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस लड़की की दो माँ हो, उस लड़की को हम अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? वो तो अच्छा हुआ कि रोके से पहले सारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। माधुरी जी, आपने चंद पैसों की खातिर अपने पति की दूसरी शादी करवा दी। अगर कल को मेरी बहू भी ऐसी निकली तो? ऐसा नहीं है, मेरी कुछ मजबूरी थी इसीलिए मैंने कराई। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। आपकी वजह से आज बार बार मेरी माँ की बेइज्जती हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कभी इसका घर बस पाएगा। और अब आप क्या दुखी होकर दिखा रही हैं? ये जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको एक माँ मानती थी और आपने ये हरकत की। भावना बहू, बस कर। अगर अब तुमने एक शब्द और निकाला अपनी सास के खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो सुनो। भगवान के लिए चुप हो जाइए। इससे पहले माधुरी कुछ और बोल पाती कि तभी उसको दोबारा से खांसी होने लगती है और इस बार खांसी के साथ माधुरी के मुंह से खून आना भी शुरू हो जाता है और देखते ही देखते माधुरी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। माँ, भावना, माँ को क्या हो गया? बाबा जल्दी से ऑटो बुलाकर लेकर आइए। माँ जी को कुछ नहीं हो सकता, माँ जी होश में आइए। राजीव जल्दी से ऑटो बुलाकर लाता है और सब लोग माधुरी को शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जब माधुरी का चेकअप करते हैं तो, देखिए अब इनके पास बहुत कम वक्त बचा है, आप लोग चाहें तो इनसे बात कर सकते हैं। कम वक्त बचा है? डॉक्टर साहब ये क्या कह रही हैं? पापा जी, ये डॉक्टर क्या कह रही हैं? जो कह रही है सच कह रही है। तुम लोगों को सच्चाई जाननी है ना, तो सुनो। 1 महीने पहले जब माधुरी अपने पति के साथ अस्पताल आई थी, जहां राजीव की सालों बाद अनीता से बात हो रही थी, तो माधुरी उस वक्त उन लोगों की बात करता हुआ सुन लेती है। और जब वो लोग धर्मशाला में आराम कर रहे होते हैं तो, ये तो वही औरत है जिसकी जवानी की तस्वीर अक्सर ये देखा करते हैं। 2 से 3 बार देखा है मैंने, बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। पहले तो नहीं पूछा, लेकिन अब पूछना पड़ेगा। अभी तो ये सो रहे हैं, सुबह इस बारे में बात करती हूँ। माधुरी ने राजीव को अनीता की तस्वीर देखते हुए 1 से 2 बार देख लिया था। तो वहीं अगले दिन माधुरी अंदर जब डॉक्टर के पास होती है तो राजीव अनीता से बाहर बात कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ अंदर, जी मैं आपको
जो बताने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा। शायद भगवान को यही मंजूर था। आपको ब्लड कैंसर है और आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इतनी खतरनाक बीमारी नहीं हो सकती। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि दिल थाम कर मेरी बात सुनिएगा। आप अपने पति को बुला दीजिए, मैं उन्हें सारी दवाइयां समझा देता हूँ। ब्लड कैंसर जैसी भयानक बीमारी सुनकर माधुरी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। तो वहीं इससे पहले माधुरी बाहर जाकर राजीव को कुछ बताती कि वो राजीव और अनीता की सारी बातें सुन लेती है और अब वो सीधा राजीव को अनीता से शादी करने के लिए कहती है। चाहे मेरे कदमों में करोड़ों की दौलत ही क्यों ना हो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। आप समझते क्यों नहीं है? मेरी वजह से आपका जवानी का प्यार छूट गया, लेकिन जब बुढ़ापे में भगवान चाहता है कि आपकी दूसरी शादी हो तो आप कर क्यों नहीं रहे? भगवान के लिए शादी कर लीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। माधुरी, तुम सिर्फ पैसों के लिए, तुम भले ही मुझे पैसों के लिए कितनी गाली क्यों न दे लो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कभी नहीं चाहोगी कि मैं दूसरी शादी करूँ। सच जानना है ना आपको तो सुनो, मुझे ब्लड कैंसर है और मैं सिर्फ 1 महीने की मेहमान हूँ। इस समय चाहती हूँ कि आप अनीता से शादी कर लो, ताकि शादी के बाद आप कुछ दिन तो खुशी से रहो और मेरे जाने के बाद घर में किसी को माँ और सास की कमी महसूस ना हो। ब्लड कैंसर की बात सुनकर राजीव और अनीता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं डॉक्टर से भी सारी बात कंफर्म करने के बाद राजीव पूरी तरह से टूट जाता है। मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मजबूर मत करो। मरने वाले की आखिरी इच्छा तो दुश्मन भी पूरी करता है, तो क्या आप मेरे पति होकर मेरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? भगवान के लिए मान जाइए। माधुरी, तुम मेरी जान मांग लो, मैं वो तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन ये नहीं। माधुरी की कसम देने पर आखिरकार राजीव और अनीता को दूसरी शादी करनी पड़ती है। और अब जब ये सच्चाई पूरे घर वालों को पता चलती है तो मुझे नहीं पता था कि आपने हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा माँ का। कोई इलाज नहीं है बेटा, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अनीता, तुम मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी बहन हो। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ माधुरी, हम है ना, हम सब तुम्हारा इलाज करवाएंगे। मेरे जाने का वक्त आ गया है, आप सब अपना ख्याल रखना। माधुरी की आंखें नम हो जाती हैं और उसे तेज खांसी आने लगती है और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। इससे पहले डॉक्टर कुछ करता है कि माधुरी दुनिया को अलविदा कह देती है। माधुरी की जब सारी सच्चाई गांव वालों को पता चलती है तो उन्हें भी काफी दुख होता है। कुछ समय बाद अब शीतल की भी शादी हो जाती है, जिसके बाद राजीव एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। एक बार और सोच लो, माधुरी चाहती थी कि हम लोग साथ रहें, एक पति पत्नी ना बनकर सही, लेकिन दोस्त बनकर तो रह सकते हैं ना। नहीं, मैं माधुरी के कहने पर ही तुमसे शादी की थी, पर अब मैं ये रिश्ता और नहीं निभा सकता। तो मेरे बेटे बहू का ध्यान रखना, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। पापा जी, प्लीज माँ जी की खातिर रुक जाइए, वरना उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पापा प्लीज रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। राजीव घर छोड़कर हमेशा के लिए एक वृद्धाश्रम में चला जाता है और अपनी बीवी के याद के सहारे अपनी बाकी की जिंदगी बिताता है। और अनीता एक अच्छी सास की तरह बेटे, बहू और पोती का ध्यान रखती है।